शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। आज टीम मुजरिम कौन पहुंची है बहावलपुर थाना बगदादुल जदीद में, जहां एक दिल खराश और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। एक जवान लड़के को, जिसके अभी 7 बच्चे, उसको इस बेदर्दी से कत्ल किया गया। आज टीम मुजरिम कौन इसका राज फाश करेगी। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाजरीन, इस वक्त इस केस के जो मुद्दई हैं दानिश और वकास के भाई हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या था। अच्छा दानिश, मुझे आप ना ये शुरू से बताओगे, आखिर क्या मामला हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि मतलब आपकी बड़ी गहरी दोस्ती थी एक ज़माने में। आखिर ऐसा क्या हुआ उस दोस्ती में? क्या वजह बनी कि मतलब नौबत यहाँ तक आ गई कि आज आपका भाई कत्ल हो गया, आज आपका भाई आपके साथ नहीं? सर कोई माजरा नहीं था, किसी तरह का हमारा उससे कोई तनाज़ा नहीं था, ठीक है ना। और बाकी जो है ना, मेरे रिश्तेदार में मतलब मेरी जो कज़न है ना, उसके साथ रिश्ता वगैरह था, कुछ भी था, वो उनका आपस में मैटर था। हम ना रिश्ते करवाने में थे ना हमें कोई बात है, ठीक है। बाकी हमें उस मौके पे बुलाया गया, वो भी हमें अचानक, जब माजरा देखा गया तो उसके बाद हमें बुलाया गया। जब उन्होंने रिश्ते में भी गए हैं, लेकिन हमने कोई तनाज़ा नहीं था। उसने अपने सास को मारा, ससुर को मारा, सालियों को मारा। मैंने सिर्फ उससे इतनी बात की थी मेरे भाई ने, हमने कहा यार अपने घर का मैटर बाहर ना लेके आओ, वो हमारी भी इज्जत है। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतनी बातें आगे चली जाएंगी। नहीं, रिश्ता हुआ था या शादी हो चुकी थी? उसके सर निकाह हुआ पड़ा है। अच्छा, हाँ जी। तो उसकी वजह से करके ना वो मतलब उनको भी उसने डरा धमका के ना, उसने भी यही काम किया हुआ था उनको भी। तो इसी वजह से करके मैंने उसका, मुझे आज तकरीबन उससे 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल होने वाले थे। मैं उससे कोई तलक कलामी नहीं, किसी तरह की नहीं। जब से मतलब कि हमारी वो हुई है ना थोड़ी बहुत ही, मैंने छोड़ दिया था इससे बातचीत करना। मैं एक बात पूछूंगा आपसे कि जहां मतलब आपका ताल्लुक खत्म हो चुका था एक दोस्ती से, तो फिर मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि बकौल आपकी चचाजाद बहन है वो, जी। जो कज़न है आपकी, उसका इस शख्स के साथ निकाह कैसे हो गया? क्या आपने अपने चचा को मना नहीं किया कि यार ये शख्स ठीक नहीं है या इसकी रिप्यूट ठीक नहीं है? सर यही मामला की वजह से तो हमने मना किया, और जिसकी वजह से हमारी मुखालफत हो गई। नहीं तो फिर तो, लेकिन वो आपके हमारे रिश्ता होने से पहले निकाह रिश्ता हो गया था, हमें बाद में पता लगा। अच्छा, हमें नहीं पता था, मतलब आपको निकाह का इल्म नहीं था? नहीं था, हमें एंड मौके पर बुलाया गया था। मेरे वालिद साहब उनके बड़े भाई हैं, सही, ठीक है। ये 7 भाई हैं, ठीक है टोटल, और 3 भाई सके हैं और 4 सौतेले हैं। लेकिन इनमें कोई वो नहीं है, सौतेले वाली बात नहीं है। लेकिन उनके पता नहीं क्या माजरा था, किस बात पे, किस बेस पे उन्होंने एंड मौके पे हमें बताया गया। मतलब इस बात को हिडन रखा गया, हिडन हमें छुपाया गया, बिल्कुल एंड टाइम पे एक्सपोज किया कि भाई, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही बात की कि भाई जवेद ने हमें मना किया हुआ था, ठीक है। और हमने कहा ठीक है, जब आप राजी है तो हम कौन होते हैं। फिर जब उसने मारा धमकाया इनको जो भी किया, तो फिर जब मैंने ये बात की, मेरे बड़े भाई ने, मेरी वालदा जब उधर उनके घर गए थे, तो वो हमारे खिलाफ हो गया। उसकी जो बेगम है, मतलब कि भाई उसने उसी का साथ दिया हुआ था, उसने मेरी रिकॉर्डिंग है, जो भी बादशाह थी हमारे, उसके वालिद की भी जो भी हमारे माजरे थे ना, वो उसने सारे उसको सेंड किए। उसकी वजह से वो मेरे साथ उसने आके तलब की, मैंने उससे माजरत कर ली। मैंने कहा यार भाई मुझे नहीं पता था कि ये माजरा इधर तक जाएगा। मैंने तुमसे वो बात की है जो करने वाली है कि अगर आपका रिश्ता चलता है तो ठीक है, नहीं चलता बाहर ये इज्जत ना उछालो, ठीक है। इज्जत किसी की भी है, इज्जत है, ठीक है। तो इसी वजह से करके उसने मेरे साथ ये माजरा दिल में रख गया। फिर हमारी मतलब जो दिल में रखी थी सुलह भी थी, ठीक है। कोई इस तरह माजरा नहीं था, अल्लाह बेहतर जानता उसने क्या सोचा हुआ था, क्या नहीं सोचा हुआ था, लेकिन हमने कोई नहीं सोचा हुआ था। बात तो लोग ये कह रहे हैं कि ये उसके साथ रहता था, उसके साथ मैं रहता था, लेकिन रहता उस टाइम था ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसके साथ तकरीबन, मेरे अंदाजे में, मेरी तो वो एज से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तकरीबन वो 35-40 साल की उसकी उम्र है, 35-40 साल इतनी उम्र होगी उसकी, ठीक है। तो मेरे तो उसके दोस्ती बनते नहीं, सिर्फ एक क्या थी दोस्ती, बस यही थी कि उसके उधर जाना और आना, बस इधर तक भी। बाकी हमारी इतनी नहीं थी, थोड़ी सी क्लोज हुई थी। जब मैंने इसका रवैया देखा, कुछ देखा ना, मैंने उसके साथ ख़त्म कर दी थी। तो क्या देखा ऐसा जिसकी वजह से आपने वो दोस्ती ख़त्म की? सर उसके काम बहुत इलीगल काम थे, इस टाइम सबको पता है, सबको पता है। वो आइस भी बेचता था, वो चर्च भी बेचता था, क्योंकि मेरे बाप, हम 2 भाई थे। मेरे बाप ने पूरी ज़िंदगी इज्जत की गुजारी है, ठीक है, आर्मी में ठेकेदार हैं, ठीक है। अब मेरे वालिद साहब को आग लगी हुई है, मतलब हम 2 भाई थे, वो अपने बच्चों को भी पाल रहा था, हमें भी साथ सरमाया उसने दिया हुआ था, ठीक है। और वो मतलब कोई इस तरह की वो हमें टेंशन नहीं देता था, और ये हमें उस काम पे लेके जाता था जिस काम पे नहीं जाना चाहिए, और उससे इन चीज़ों से भी मना किया,
ان چیزوں سے بھی تھانے میں بھی بتایا, سب کو بتایا کہ وہ کیسا لوگ تھا. ٹھیک ہے, اس ٹائم ویڈیو بھی لوگوں کے پاس ہیں جو اس کے خلاف بیان دے گئے ہیں. کچھ دن پہلے یہاں پہ آیا تھا اپنا آصف چودھری, سافٹ روڈ پہ ببی نام کا لڑکا ہے, وہ اس کا مال وہ بیچتا تھا, مطلب وہ اس کی ویڈیو مجھے کل دکھائی گئی ہے. لیکن میں نے کہا یار یہ لوگ شیطانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اس چیز سے نہیں ہے, وہ جو کر رہا تھا وہ اس کے دل کی بات ہے. ہمیں سے اسی وجہ کر کے ہم نے اس کے معاملہ چھوڑ دیے تھے. ادھر تک کہ میرے جو دوست ہیں 8-10 دوست ہیں, ٹھیک ہے, میرے ساتھ ہیں, وہ اس ٹائم بھی آئے کھڑے ہیں, انہوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا کسی وجہ سے کہ اس کے یہی معاملات کی وجہ. جی تو ناظرین, وکاس مرڈر کیس کے جو اس وقت شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ ان کے والد ہیں. ایسے معاملے میں بہت مشکل ہوتا ہے سوالات کرنا کہ جہاں جوان بیٹا ان کا چلا گیا ہو, تو آج انہی سے پوچھتے ہیں کہ سارا معاملہ کیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے جہانگیر صاحب, کیا تھا معاملہ, کیا ایسا ہوا کہ مطلب بات نوبت یہاں تک پہنچی کہ بات کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, صرف تلق کلامی ہوئی چھوٹے بچے کے ساتھ. تو رات کو آ کر انہوں نے فائرنگ کر دی اور میرا بیٹے کو مار دیا. میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے. میرا جوان بیٹا مارا گیا, نہ اس کی کوئی لڑائی تھی, نہ کوئی جھگڑا تھا, نہ کچھ چیز تھی. وہ بدماشی دکھاتے ہیں, ان کے ساتھ پشت پناہی ہے. جہانگیر صاحب کیا کہیں گے, آخر ایسا معاملہ کیا ہوا, آخر تلخ کلامی اتنی کس بات پہ ایسی ہوئی کہ نوبت قتل و غارت پر آ گئی؟ وہ یہ ہوا سرکار کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ جاوید نامی جو جس نے قتل کیا ہے, اس کا آپس میں اختلافات چل رہے تھے. آخر کیسے اختلافات تھے ایسے؟ پہلے ان کی دوستی تھی آپس میں. اچھا, دوستی تھی تو یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو کچھ دوستوں نے کہا کہ جاوید کے ساتھ ہم دوستی چھوڑتے. اس نے کہا میرے بیٹے کو بھی تم ان کا ساتھ چھوڑ دو. اسی وجہ سے اس نے کہا میں ساتھ نہیں چھوڑتا ہوں. آج یہ کہہ رہے ساتھ چھوڑو, کل کو مجھے کہو کہ میری بیوی چھوڑ دو, میں یہ نہیں کرتا ہوں. اسی وجہ سے وہ ڈان بنے ہوئے ہیں. اچھا, جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو مطلب پولیس کارروائی شروع کرتی ہے, تو آپ مطمئن ہیں پولیس کی کارروائی سے؟ ہم پولیس پر مطمئن ہیں, پولیس ہمارا ساتھ بھرپور ساتھ دے رہی ہے. کیا اپیل کریں گے مطلب میں اعلیٰ پنجاب جناب سے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب سے میری اپیل ہے کہ ان کے ساتھ, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, ان کے ساتھ ایک شخصیت ایسی ہیں جن کا ہمارے پر پریشر پڑا ہوا ہے, اور ہمارے لیے اب یہ بندے بھی شروع ہو گئے آنے کے لیے کہ جی آپ صلح صفائی کر لیں. میرا بیٹا جوان قتل ہو گیا اور صلح صفائی کر لوں. میں یہ جناب مریم نواز شریف سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف چاہیے, اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی عدالت جو ہے وہ سب سے بڑی عدالت ہے. جی تو ناظرین, آپ نے سنی ایک بزرگ کی باتیں جنہوں نے بھی اپنا جوان سالہ بیٹا کھویا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی اس کا شاید کفن بھی میلا نہ ہوا ہو, لیکن کچھ با اثر لوگ بقول یہ مطلب آپ بزرگ کی حالت دیکھ سکتے ہیں, اور وہ حالت کیا ہی مطلب میں بتا سکتا ہوں, جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ مطلب جس نے بھی ابھی جوان سالہ بیٹا کھویا ہے تو آج اس پہ لوگ پریشرائز کر رہے ہیں کہ صلح کی جائے, لیکن انصاف اپنا راستہ ضرور بنائے گا اور ملزمان کو کیفے کے دار تک ضرور پہنچایا جائے گا. تو ناظرین, اس وقت وکاس کی بہن میرے ساتھ موجود ہیں. بہنیں بھائیوں کے بہت قریب ہوتی ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں وکاس کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا تھا آپ کا بھائی؟ میرا بھائی بہت اچھا تھا. بھائی تو سب کے اچھے ہوتے ہیں, پر ہمارا بھائی بہت اچھا تھا. ہم 5 بہنیں 2 بھائی ہیں. وہ ہم سے میرے سے بھی چھوٹا تھا. میں 4تھے نمبر پر ہوں, ایک بہن چھوٹی ہے 5ویں پر, یہ دانش 7واں نمبر پر ہے. تو میرا بھائی بہت اچھا تھا. کیا کہیں گے آج اس بھائی کے لیے؟ اس بھائی کے لیے بہت کچھ کہیں گے, وہ الفاظ نہیں ہیں جو ہم کہنا چاہتے ہیں. انصاف چاہیے ہمیں بس. ہمارے بھائی کی قبر جب ہم سے دیکھی نہیں جاتی, جو اس کا جنازہ تھا وہ دیکھنے میں بے قصور تھا ہمارا بھائی, چھوٹے بچوں والا. اللہ آپ کو صبر دے. تو آپ کے ساتھ ہم بھی اپیل کریں گے. ہاں جی. ناظرین, یہ ایک مظلوم بہن کی ایک اپیل ہے. ہاں جی, اپیل کے ساتھ آواز کے ساتھ میں آواز ملا کے کہوں گا کہ خدا را انصاف کیا جائے, کیونکہ جن معاشروں میں انصاف نہیں رہ جاتا وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں.
جی تو ناظرین اس وقت تھانہ بغداد الجدید کے ایس ایچ او محسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ آخر یہ واقعہ کس طرح ہوا، رپورٹ ان تک کیسے پہنچی، پولیس کی نے اپنی کارروائی کا آغاز کس طرح کیا، انویسٹیگیشن میں جو چیزیں سامنے آئیں وہ کیا تھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا کہیں گے یہ جو واقعہ ہوا وقاص مرڈر کیس، تو آپ تک اطلاع کیسے پہنچتی ہے، پھر پولیس کیسے رسپونڈ کرتی ہے، تو شروع سے تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھنے کی کوشش جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سر، بہت شکریہ آپ کا۔ 7 اور 8 جولائی کی درمیانی شب رات کو 2:30 بجے کے قریب ہمیں 15 کی کال موصول ہوتی ہے کہ اسلامی کالونی میں ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے۔ اس جب اطلاع پہ جو میری سیکنڈ گشت موبائل آفیسر تھی انہوں نے فوراً رسپونڈ کیا، تو پتہ چلتا ہے جی کہ وہاں پہ جو ایک کس وقاص ہے وہ مضروب ہے، اس کے گولی لگی ہے جو اس کے دل کے آر پار ہو گئی ہے۔ مضروب کو فوری طور پہ ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے۔ موقع پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ فائرنگ جو ہے یہ 5 لوگوں نے کی ہے اور جس کی وجہ سے بندہ مضروب ہو گیا، جس میں سے 4 لوگوں کو وہ نامینیٹ کرتے ہیں، جن میں 3 سگے بھائی تھے اور ایک ان کا کزن تھا، جبکہ ایک بندہ نامعلوم تھا۔ اور جب مضروب کو ہاسپٹل لے کے آتے ہیں تو اس کی ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کی چونکہ یہ جو مقتول پارٹی تھی ان کے کچھ لوگوں کی طرف سے اس واقعہ کی ایک ویڈیو بھی بنتی ہے۔ اس ویڈیو کو جب سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جاتا ہے تو ایک خوف و ہراس کی فضا جو ہے وہ پورے شہر میں پھیل جاتی ہے کہ جس طرح ایک بندہ اوپنلی فائر کر رہا ہے تو اس سے ایک بڑا نقص امن عامہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور چونکہ یہ ینگ عمر کے لڑکے تھے تو یہ بھی خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں دوسری پارٹی خود سے بدلہ لینے کا کوئی اٹیمپٹ نہ ہو جائے، قانون اپنے ہاتھ میں نہ رہے، اپنے ہاتھ میں نہ لے لیں۔ اس پہ فوراً جو ہے ڈی پی او صاحب نے ٹیم تشکیل دی، انہوں نے فوراً اس پہ نوٹس بھی لیا، مجھے انہوں نے اسپیشلی کال کی اور انہوں نے کہا کہ اس کو فوری ملزمان کو جو ہے اریسٹ ہونا ضروری ہے ان کا۔ ہم نے اس پہ پھر لوگ آج کل بہت سیانے ہیں، ڈیجیٹل انفارمیشن تک پہنچ چکی ہوتی ہے کہ پولیس موبائل سے ٹریس کر لیتی ہے، انہوں نے اپنا موبائل سوئچ آف کر دیا تاکہ ہماری کوئی لوکیشن سے سی ڈی آرز نہ لے سکیں۔ ہم نے اس پہ مینولی ورکنگ کی، ہیومن ریسورس اور انٹیلیجنس کو ہم نے یوز کیا، اور الحمدللہ ہم نے 24 گھنٹے کے اندر اندر جو 2 مین ملزم تھے جو جینوئن ایکیوز تھے ان کو ہم نے گرفتار کر دیا۔ اچھا محسن صاحب، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے، وہ ویڈیو کس نے وائرل کی؟ وہ ویڈیو مقتول پارٹی کی طرف سے وائرل ہوتی ہے۔ اچھا، وہ مقتول پارٹی کی طرف سے وائرل ہوتی ہے، تو اس سے کس حد تک آپ کو کوئی آسانی ہوئی؟ جی، اس ویڈیو کا ایک سمے یہ خوف و ہراس تو پھیلا، لیکن ہمیں یہ بھی آئیڈیا ہو گیا کہ جو 5 ملزموں کا ذکر کیا جا رہا ہے موقع پہ 1 یا 2 ملزمان سے زیادہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ اچھا، تو اس سے ہمیں انویسٹیگیشن میں بھی ہیلپ آؤٹ سے ہوا، اور جو بندہ فائر کر رہا تھا اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو گیا کہ ہو از دا ایکچوئل ایکیوزڈ جس نے اس بندے کو دل پہ فائر کیا۔ اچھا محسن صاحب، کیا دیکھتے ہیں ہم اپنے اکثر کیسز میں یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی وقوع ہوتا ہے تو 2 بندے کرنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ایک جو مطلب مدعی پارٹی ہوتی ہے تو وہ 2 بندے ایکسٹرا نامینیٹ کر دیتے ہیں، ایسا کیوں ہے ہمارے؟ سر یہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کا یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ ہم لوگ اپنی رپورٹ کو ٹھیک طرح سے درج نہیں کرواتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی وقوع زیادہ سنگین ہو جائے گا۔ ہاں، مطلب کہ دوسری پارٹی کا اگر ہم زیادہ نقصان کر لیں گے، لیکن آپ یہاں مطلب اپنے جو عوام ہے ہماری دیکھنے والی، ان کو ایک میسج ضرور دیں گے کہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنا کیس کمزور کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، وہ جب آپ ایک غلط بندے کو نامزد کریں گے، اس غلط بندے کو پھر ثابت کرنے کے لیے آپ کو برڈن آف پروف بھی آپ کے سر پہ ہوگا، اس کے لیے اسی طرح کی ایویڈنسز بھی ہمیں کلیکٹ کرنی پڑیں گی۔ اگر کوئی شہادت نہیں ملے گی اس کے شامل ہونے کی، اور ایک بندہ بھی اگر کوئی آپ کے مقدمہ سے بے گناہ ہوگا تو آپ کا سارا کیس جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا۔ تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، میری یہی التماس ہے عوام الناس سے بھی کہ جو جینوئن انسیڈنٹ ہے ہمیں وہ بتائیں، وہ بھلے چوری چکاری کا کوئی میٹر ہو، کوئی لڑائی جھگڑے کا کوئی ایشو ہو، یا خدا نخواستہ کوئی قتل و غارت کا کوئی میٹر ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پولیس بھی آسانی سے اپنے جو مین ٹارگٹ ہے ان پہ پہنچنے میں اپنی محنت لگائے گی، وقت ضائع ہونے سے بچے گا، اور ان کا مقدمہ بھی صحیح طریقے سے چلان ہو کے پراپر ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد عدالت میں بھیجا جائے گا تاکہ ملزمان کو قرار واقعی سزا ہو۔ اچھا محسن صاحب، جب آپ نے ملزمان کو گرفتار کیا، آپ وہ مطلب مدعیوں نے 5 لکھوائے، تو کتنے لوگ گرفتار ہوئے، کیسے انویسٹیگیشن ہوئی، انٹروگیشن کس طریقے سے ہم نے کن پیرامیٹرز پہ کی گئی؟ جو 2 ملزم تھے ان کو ہم نے 24 گھنٹے میں الحمدللہ اریسٹ کر لیا، جو مین ایکیوز تھے، اور ان سے آلہ قتل جو ویپن جس سے فائر ہوئی وہ بھی ریکور ہو گیا۔ جو باقی 2 ملزمان ان کے بھائی تھے مین ایکیوز کے، انہوں نے کورٹ سے بیل کروا لی، اور ان کا ہمیں بھی اندازہ تھا کہ وہ اس وقوع میں شامل نہیں ہیں، اور ان نون ایک ایکسٹرا انہوں نے لکھوا دیا تھا کہ کل کو کسی کو ہم سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں اگر نامینیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی اس میں جگہ ہو کیس میں۔ لیکن وہ چونکہ انویسٹیگیشن جب ہم نے کی تو انہوں نے کنفیشن بھی کر لیا
उस मोटरसाइकिल ज़ेर सवारी जिस पे ये चढ़ के आके इन्होंने फायरिंग की, वो मोटरसाइकिल भी मिल गया। और जो सीसीटीवी जो कैमरा से हमने फुटेजेस ली उस एरिया की जहाँ पे ये लड़ाई हुई, उससे भी हमें अंदाज़ा हो गया कि ये बंदे फायर करने वाले दो ही हैं। अच्छा मोहसिन भाई, क्या कहेंगे कि वजह अनाद क्या बनी? ये बेसिकली इन्होंने तो यही लिखाया था कि कोई रिश्ते का तनाज़ा था, लेकिन मेरा ख्याल इसमें पीछे कुछ वजूहात और भी थी। ये लड़के यंग एज के लड़के तो हैं। ये इब्तदाई तफ्तीश जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, तो पुलिस की तफ्तीश में क्या था? पुलिस की तफ्तीश में यही था कि ये लड़कों की आपस में थोड़ी बहुत तलख कलामी थी, जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियसली लिया और एक छोटी सी बात को बढ़ा के ये इस लेवल तक आ गए कि छोटी सी लड़ाई किसी के कत्ल का मूजब बन गई। जी तो नाजरीन, इस वक्त वकास की बेवा मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि ये सारा मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी, मतलब ये ऐसा क्या मामला था जिसकी वजह से बात इस नौबत तक पहुंच गई कि बात कत्ल वारत से? हमारी कोई भी लड़ाई नहीं थी। मेरे मियाँ तो किसी से लड़ाई भी नहीं करते, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। वो कोई कहीं पे भी लड़ाई होती थी वो जाके सुलह कर देते थे, कहते मेरे छोटे बच्चे ने लड़ाई ना किया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं। क्या करते थे वकास? ये स्वीगन दफ्तर में प्राइवेट नौकरी करते थे, 1000 रुपये। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते जी। थे। तो लेकिन क्या हुआ कि जिसकी वजह से इतना बड़ा सान्या हो गया? ये कोई भी हमारी वो नहीं, लड़ाई कुछ भी नहीं था। मेरे मियाँ की तो कुछ भी लड़ाई नहीं थी। बस हम है ना बाहर सोए हुए थे, बच्चे भी बैठे थे। जैसे बच्चों को नींद आई, मैं बच्चों को लेके अंदर चली गई। मेरा मियाँ और उसकी वालदा बाहर बातें कर रहे थे, उसको नींद नहीं आई तो वैसे बैठे हुए बातें कर रहे थे। हम अंदर बच्चों को मैं लेके चली गई। इतनी देर में वो जेदा आ गया, उसी ने आके फायरिंग करके मेरे मियाँ को पहली फायरिंग पे मारा है। मेरे देवर अपने घर था, छत पे सोया हुआ था, और वो मैं अपने बच्चों को अपने घर में लेके सोई थी। जैसे मैंने फायरिंग की आवाज़ सुनी, मैं निकल के बाहर आ गई। बाहर देखा तो वो जब तक बच्चों मेरे मियाँ को एक ही गोली से मारा है, वो नीचे जाके गिर गया। उसके पास भागते हुए वो भागने के लिए अपनी जान भी बचाई है, पर वो 2 कदम 4 बजे से नीचे उतर के जैसे कि है ना, वहीं पर से फायरिंग हुई है, उसकी वहीं पर सीने पे गोली लग गई है। अच्छा, आप क्या कहेंगी कि जहाँ तक हमने बारे में सुना कि जो आपके देवर थे वो किसी ज़माने में इस जेदे के दोस्त थे, ऐसा ही है? वो पहले थे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ जी। तो जो भी प्रॉब्लम थी तो वो शायद आपके देवर के साथ होगी, तो आपके मियाँ को क्यों कत्ल किया? मेरा देवर तो अपने घर सोया हुआ था ना। अब मुझे नहीं पता वो उसे क्यों कत्ल करके किया। उसे पता भी है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वकास भाई के छोटे छोटे बच्चे, फिर भी पता नहीं उसकी क्या दुश्मनी थी मेरे मियाँ से। मेरा मियाँ तो इस मामले में आता भी नहीं था। अच्छा, अब आप मतलब क्या अपील करना चाहोगी सीएम पंजाब से? वो भी एक खातून है, मरियम नवाज, क्या अपील करना? मैं मरियम नवाज से इतनी अपील करती हूँ, मेरे हैं छोटे छोटे बच्चे, मेरा भी इंसाफ मुझे चाहिए और मेरे बच्चों का भी ध्यान करे। मेरा कमाने वाला कोई भी नहीं है। अब मेरा सहारा 15 दिन हो गए, मैंने देख लिया, सबको देख लिया, कोई किसी का भी नहीं है सिवाय मियाँ के अलावा, बच्चों के बाप के अलावा। मेरा खुद का भी बाप नहीं है, मैं खुद भी हम यतीम होके। जी तो नाजरीन, आपने सुनी वकास की बेवा की बातें। तो जहां मतलब हमें लगता है कि कोई कत्ल हो गया तो वो एक कत्ल, हालांकि वो एक कत्ल नहीं होता। अब जिस तरह इनके 7 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तो वो किस तरह अपने उन छोटे छोटे बच्चों की कफालत करेंगी, ये सवाल मैं मुआशरे के लिए छोड़ता हूँ। देखते रहिए मुजरिम को। जी तो नाजरीन, सबसे मुश्किल काम होता है कि जब किसी की जवान औलाद मर जाए तो उसकी माँ के साथ बात करना, वो लफ्ज़ नहीं मिलते कि आखिर कहाँ से शुरू करें, किस तरीके से उस बूढ़ी माँ से पूछें कि आखिर उसका आज हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, सबसे पहले तो हम अफसोस करेंगे आपसे कि अल्लाह पाक आपके बेटे के दर्जात बुलंद करे और आपको सब्र दे और आपको इंसाफ दे। बेटा सब्र नहीं होता, मर जाऊंगी। अल्लाह आपको सब्र दे माँ जी, अल्लाह आपको सब्र दे। क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी वज़ीर आला से? बेटा, अब मुझे मेरे बेटे को उसने मारा है ना, कत्ल के बदले में मुझे कत्ल इंसाफ ये चाहिए कि उसको मार दे, जानी के बेटे को, जवेद को। ये बहुत से मेरे बेटे को कोई कसूर नहीं था, हमारा कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। उसने मेरे बेटे को बेकसूर मारा है। हमारा सहन छोटा सा है, हम माँ बेटा बाहर सोए हुए थे, वैसे भी अचानक कोई आ जाए देखे। हम रात को 12 बजे 1 बजे तक बाहर बैठते हैं। बहू को अंदर होते, ये भी दूसरी भी ये अंदर होती है, मैं बाहर बैठी रहते। मेरा बड़ा बेटा भी बच्चों को भी बाहर सुला लेते हैं।
उस दिन ने आके मेरे बेटे को मार दिया। बेटा मुझे बहुत अफसोस है, मेरा कोई नहीं, मेरा भाई भी नहीं है, मेरी बहनें भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, इस औलाद के सहारे जी रही थी। अल्लाह आपको सब्र दे। बहुत मेरा बेटा अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उस रात भी उसने मेरी टांगे दबाई, मेरे साथ बैठा रहा। बेटा मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, यतीमों का कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। उनका ये बड़ी बीवी में से 2 बेटे हैं, 5 छोटी में से हैं। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह उनकी बेबगान को सब्र दे। अल्लाह पाक आपको, इसके अलावा और कोई लफ्ज़ नहीं है कि जो आपसे कह सकूं, जो आपको कोई दिलासा दे सकूं। हाँ, सिर्फ जो हमारे से ये होगा, हम मतलब इदारों से अपील करेंगे, हम वज़ीर आला पंजाब से अपील करेंगे कि ये एक बूढ़ी माँ जिसके ये आंसू मतलब पुकार रहे हैं, जिसके आंसू कभी चीख उसका के कह रहे बाप हैं। मेरे सामने इतना दूर है, वो कल उधर सामने हो के ऊपर करके उसका बाप पानी लगा रहा था, सैन में पानी लगा रहा था मोटर चला के। ये सब मुझे कहते कि नहीं है घर, वो नहीं है, वो सामने फिर रहे हैं। बेटा नहीं मेरे से बर्दाश्त होती, बिल्कुल भी नहीं होती। अल्लाह आपको सब्र दे। आप इंसाफ मुझे दिलवाएं, कोई नहीं है, बाप भी देखे मजूब है, कोई काम नहीं कर सकता। वो कमा के ले आता था, ये कुछ कमाता था, हमारी गाड़ी चल रही थी। अब हम कैसे करेंगे, भीख मांगेंगे, और तो कुछ भी नहीं है। बेटा भी मरवा दिया उन्होंने, तख्ती मेरे बेटे की तो तोड़ दिए। पहले 2 हिस्से की है, कल गए हैं तो 4-5 हिस्से, 1 हिस्सा भी नहीं है उस तख्ती का, इन्होंने किया। और तो किसी का नहीं है ना, हमारे साथ दुश्मनी इन्हों की है। जी तो नाजरीन, हम अपनी अना की तस्कीन के लिए किस हद तक चले जाते हैं कि जहां मतलब एक जवान साला आदमी कत्ल हो गया, आज उसकी बूढ़ी माँ के आंसू चीख चीख कर सिर्फ एक ही इल्तिजा करते हैं, एक ही अपील करते हैं कि उसे इंसाफ चाहिए। तो यहाँ उन्हीं की अपील को मैं हाथ जोड़कर मरियम नवाज से, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब से, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से और डिप्टी स्पीकर चन्नड़ साहब से मैं ये अपील करूँगा कि ये आपकी आवाम है, ये बहावलपुर के लोग हैं, तो खुदारा इनको इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा करें, ताकि यहाँ आपके लोग जय जयकार करें, यहाँ आपके लोग वाह वाह करें। तो जब आप मजलूम के साथ खड़े होंगे तो आपको अल्लाह भी इज्जत देगा। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाजरीन, वक्कास मर्डर केस जो कि बहावलपुर में एक खौफ की अलामत बना, उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खिजर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आखिर ये वकवा हुआ किस तरह, और वो मौके पर पहुंचे किस तरह, उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, किस तरह मुल्जिमान पकड़े, इंटरोगेशन किस तरह की गई, तो सारी तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। खिजर साहब, किस तरह इत्ला पहुंचती है, किस तरह आप लोग पहुंचते हैं, तो शुरू से मैं चाहूँगा कि मतलब आप इसकी सारे केस की तफसीलात बताएं ताकि नाजरीन को समझने में आसान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर। मेरा नाम खिजर बिलाल है, सब इंस्पेक्टर इंचार्ज होमिसाइड हूँ सिटी सर्कल में। ये जब वकूआ होता है तकरीबन ये 2:20 पे रात को होता है। ठीक है। हमें इतला मिलती है 2:20 पे, वो गश्त अफसर हमारे थे, उनको इतला मिलते 15 को मुझे कॉल करते हैं। मैं फौरी तौर पर वहीं पहुंचता हूँ, SHO साहब भी आ जाते हैं और हमारे हल्का अफसर साहब जो ASP साहब हैं वो भी फौरी मौके पे आ जाते हैं। हालात वहाँ देखते हैं। मकतूल को जो है वो उस वक्त जख्मी था, हमें मालूम हुआ कि ये जख्मी है, अभी जिंदा है। उसको बचाने की कोशिश के लिए हमने 112 के जरिए पहले मोटरसाइकिल पे, बाद में 1122 के जरिए हम उसको BVH ले आते हैं और मौके से जो है तमाम शवायद जो हैं वो इकट्ठे करते हैं, खौल वगैरह, खून, दीगर शवायद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के तमाम शवायद इकट्ठे करने के बाद अस्पताल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो बंदा जो है फौत हो गया है। जान पर नहीं हो सका। नहीं, जान पर नहीं हो सका, अस्पताल पहुंचते ही फौत हो गया है। सुना है कि मतलब उसको गोली दिल आर पार। हाँ, सुना है उसको गोली मारते देखा, बाकी जो मैंने नक्शा सूरत हाल बनाया उसको देखा कि दिल के ऐन ऊपर उसको गोली लगी और पिछली तरफ से जो है वो थोड़ा सा निकली हुई थी, मकसद पूरी नहीं निकली थी। कहेंगे खिजर साहब के आखिर ये वाकया क्या था, क्यों हुआ, पस मंजर क्या था? ये असल में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने किया है। वो कहता था कि मैं डॉन हूँ, दूसरा कहता मैं डॉन हूँ। वो लिखवाया तो उन्होंने कहा कि रिश्ते की हमारी है,
और रिश्ते का मामला भी था जो इसकी चचाजाद बहन मकतूल की चचाजाद बहन से मुलजम ने जो है वो रिश्ता किया हुआ है। ठीक है। ये जो है मकतूल था और इसका भाई मुदई जो है ये रिश्ते की मुखालफत करते थे। सही। और इनकी पहले भी दोस्ती थी, फिर इनके आपस में अनबन हो गई। उसी लड़ाई झगड़े में जो है वो मोटरसाइकिल पे है दो बंदे जो वहाँ शवायद हमें मौके पे मिले, उन्होंने आकर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में जो है वो उसको दिल पर फायर लगा, वो जहाँ बरना उसका फौत हो गया। उसके बाद पुलिस कैसे कार्रवाई का आगाज करती है? उसके बाद अस्पताल पहुंचते हैं, मुदई से दरखास्त लेकर मुकदमा दर्ज करते हैं, मकतूल का जो है पोस्टमार्टम कराते हैं। जनाब अहमद साहब जो हैं वो अपनी हतमी राय में लिखते हैं जो दिल पर सामने गोली लगी है, गोली एक ही लगी है उसको, बाकी हवाई फायरिंग हुई है। जो गोली लगी है वो दिल क्रॉस करके फेफड़े क्रॉस कर गई है। सही। इस वजह से इसकी डेथ हो गई है। तमाम सबूत और इकट्ठे करने के बाद डीपीओ साहब ने फौरी तौर पर जो है वो टीम तश्कील दी। हमारे एसपी साहब की जेर कमान, एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन साहब की जेर कमान 24 घंटे में जो है हमने मुलजमान को अरेस्ट किया, उससे आला कत्ल बरामद किया। दूसरा जो उसके साथ मुलजम था उसने हवाई फायरिंग की थी, उससे भी वो पिस्टल बरामद किया। उसके बाद जो मुलजमान सवारी पे आए थे मोटरसाइकिल पे आकर फायरिंग की, वो साथ खड़ा थे, वो मोटरसाइकिल उनसे बरामद किया। मुलजमान का रिमांड जिस्मानी से। दूसरे जो दो मुलजमान थे, 4 मुलजमान नामजद कराए, एक नामालूम लिखवाया। उन्हें अपनी अबूरी जमानत करवाई, वो शामिल तफ्तीश हुए और मुदई जो है उनकी सफाई के लिए अपने तौर पर उन्हें इलाके से 3 मोअज़्ज़िज़ीन चुने। भी कोई एक बंदा, क्योंकि रात का वक्त था, हो सकता है कि हम गलती पे हों, लेकिन इन 2 को तो हमने बच्चाश में खुद देखा है क्योंकि जो ऊपर बल्ब जल रहा था जहां ये खड़े थे, वो मुदई ने आकर कहा जी मैंने सफाई ले लिया, इनको बेगुनाह कर दें। वो बेगुनाह हुए। 2 जो मुलजमान थे बिल्कुल सही करेक्ट गुनहगार थे, आला कत्ल वगैरह हर चीज हमने बरामद करके मुलजमान को कल जो है हमने उसका रिमांड जुडिशल चालान उनके खिलाफ बनाकर कोर्ट में भेज दिया। इंशाअल्लाह ताला तमाम लवाजमात केस के पूरे किए हैं। क्या देखते हैं सजा साहब, क्या इसमें सजा, कितनी सजा मुलजिमान को मिलेगी? क्या वाकई करार वाकई सजा? इंशाअल्लाह ताला करार वाकई जितनी 302 की सजा बनती है इंशाअल्लाह ताला तमाम सबूत और गवाहान मौजूद हैं। हर चीज हमने पूरी कानून के मुताबिक पूरा किया है हमने चालान को। इंशाअल्लाह पूरी सजा होगी जो भी 302 की सजा बनती है। जी तो नाजरीन सुनिए आपने खिजर साहब की बातें, जो कि इस सारे केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और उन्होंने ये सारा इन्वेस्टिगेट किया और उसकी मिसल बनाई और चालान तरतीब दिया। तो वो काफ़ी पुरुमीद और पुरयकीन नज़र आए हमें कि वो मुलजिमान को करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे ताकि वो इस माशरे के लिए इबरत का निशान बन सकें। अच्छा दानिश, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन जो भी मामला थे वो आपके साथ थे। जी ऐसी था। तो उसमें वकास का क्या कसूर था? सर जिस टाइम उसने मेरे भाई को मारा, मैं ऊपर छत पे सोया हुआ था, मैं और मेरी बेगम ऊपर छत पे थे। भाई को मतलब कि इसने मेरे से पहले 9 मुहर्रम को मेरे साथ इसने झगड़ा किया है। सही। इसके वालिद को भी पता है। इसका वालिद मुझे घर आके धमकी दे के गया था मेरे भाई को और मुझे। सुबह 5:30 बजे के टाइम नमाज पढ़ के ये मेरे घर आ गया था। इसके वालिद ने कहा मेरा बेटा जिसको भी मारता है फैर सीधे मारता है, हमारा रिकॉर्ड है। मैं अपने पोत्र दे उत्ते 85 पर्चा खारिज करवाए। ये इसके इकबाल, इसके क्या कहते हैं जवेद जानी चन्नड़ के ये अल्फाज मेरे घर आके, हाँ जी, ये मेरे घर आके सुबह 5:30 बजे ये मुझे आके मेरे भाई को ये बाहर कर रहा था और मैं उठ के गया हूँ। मुझे कहता कि भाई उसे हम कहते तुम सुधर जाओ, ठीक है, तो ये आप अच्छा नहीं कर रहे। मैंने कहा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लोग आपको भड़का रहे हैं। मैंने इनको मुतमईन भी किया, मैंने कहा मेरे ऊपर कुछ साबित कर दो, मैं जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, जो भी कहोगे मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इसमें कोई वो नहीं है। जिधर भी आप बुलाओगे, मस्जिद में लेके जाओगे, 4 बंदों में बिठाओगे, मैं इस चीज़ का दूंगा, आपको सफाई दूंगा कि मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ। जो बंदा मेरे ऊपर कह दे वो मेरे मुंह पे आप बात करे। उसके बाद बाप ने कहा जी मेरा बेटा सीधे फैर मारता है, हमारा रिकॉर्ड है, हम नामी गिरामी हैं। ये हर बंदे को पता है, बच्चे को पता है, पूरी इस्लामी कॉलोनी पूरे बावलपुर को पता है, इधर तक के बड़ों को भी पता है, जो जिनका इनके सर के ऊपर हाथ है ना उनको भी पता है। मेरे को वालदा जब बताती हैं मुझे और ज़्यादा टेंशन होती है। मुझे बाहर की जब घर पर जाते हैं तो ये लोग अब कल से ये घर आए हुए हैं, परसों से ये घर आए हुए हैं। इनके 2 भाई हैं, उनको हलफ पे बात हुई है, हमने उनको ख़त्म कर दिया। जब हलफ उठाया कि हमने ख़त्म कर दिया है, हमने क्या रब इंसाफ करेगा या कुरान पाक इंसाफ करेगा? जो मेरे साथ मेरे दिल पे बीत रही है मुझे पता है।
लोग बातें करते हैं, जितनी हो सकते वो बातें करते हैं। कभी कहते 1.5 करोड़ लिया, कभी कहते 1 करोड़। वो जुनेद जो नाम का लड़का है, उन्होंने इधर हुलैया अपनी बस्ती में, ये पीछे ही रहता है, इधर दिलावर गली नंबर 5 में रहता है। चन्नड़ बियादरी, वो भी जवार का वो साला है, ठीक है। उसने भी ये धमकी दिया है। उसकी वालदा का जनाजा था उधर, उसने ये बात की है कि मैं 3 महीने बाद आ जाऊंगा, आके इनसे निबड़ लूंगा। उल्टा वो धमकियां दे के गया, सबको पता है, उनके बड़े भी खड़े हुए थे। किसी मतलब पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, उनके बड़े उल्टा कहते हैं हमारे साथ सुलह कीजिए। मैं किस बेस पे सुलह करूं? मेरे भाई का खून हुआ है, ये अपने आप को कत्ल कर दें, पुलिस इनको इनकाउंटर कर दे। मेरे साथ किसी के साथ तनाज़ा नहीं, ना इसके बहन भाई से। हम पुलिस की कार्रवाई से चलेंगे, हम अपना इस तरह के बयान नहीं देंगे और इस तरह कोई भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे जिस वजह से हम मेरे घर पे, मेरे भतीजों पे, मेरी भाभी पे, मेरे माँ बाप पे, मेरे बहन भाई पे कोई असर पड़े। तो लिहाजा मेहरबानी की जाए, मेरी मरियम साहब से अपील है, ठीक है, डिप्टी स्पीकर साहब से अपील है कि मेहरबानी की जाए, हमें इंसाफ दिया जाए, इसका इनकाउंटर ही किया जाए, पुलिस इसका इनकाउंटर कर दे, इसको सजाए मौत दी जाए। मेरा इस टाइम जो हमारे घर में माजरा हमें पता है, अभी 10 दिन भी, उसको 15 दिन मुश्किल हुए हैं मेरे भाई को फोत हुए और इन्होंने किसी ने भी, मैं नाम नहीं लेता हूँ, किसी ने भी जाके तो कब्रिस्तान में जाके मिट्टी उखाड़ दी है। उसका जो नाम की तख्ती बनाई गई थी वो तोड़ दी इन लोगों ने। ये पता नहीं किसने तोड़ी है, मुझे इस बात का नहीं पता है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। रब तो देख रहा है ना, इधर से खत्म हो जाएगा, रब की अदालत में नहीं छूटेगा। अगर यहाँ पे उसको कोई भी छुड़वा लेगा, हमें भी पता लग रहा है कौन उसके पीछे क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन उनको समझ लग जाएगी। मैं डरता से रब से हूँ, मेरे माँ बाप का साया मेरे सर पे, मेरा भाई चला गया ना, मैं डरता रब से हूँ। लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की, जिनको पता था वो इस टाइम भी उसकी सपोर्ट में है। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी इस केस के मेन मुद्दई हैं दानिश, और सगा भाई खोया है, और आज वो ये कहते हैं कि मतलब उन पे प्रेशर है, और यहाँ के मतलब बड़े ताकतवर लोग आज उन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि सुलह की जाए। लेकिन जिसने अपना जवान भाई खोया हो तो वो कैसे सुलह कर सकता है? तो उसकी सिर्फ यही दुहाई है, यही अपील है इदारों से, स्पेशली वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का नाम लेकर कहते हैं कि उनको इंसाफ चाहिए, और वो इंसाफ की ही तलबगार हैं। उसी सब क्या देखते हैं, मतलब बहावलपुर एक लिटरेसी रेट में बहुत बेहतरीन शहर माना जाता था पाकिस्तान के, और यहाँ के लोग बहुत महज़िब लोगों में शुमार उनका होता था। तो ऐसे वाक़यात पे दर पे क्यों हो रहे हैं, क्या वजह, आप क्या देखते हैं? सर ओवरऑल में कल पूरे मुल्क में ही जिस तरह का हमारा जो सिस्टम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अभी बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ चल भी पड़ी हैं। जिस तरह नए इदारे हमारे वजूद में आ रहे हैं कि एक पुलिस जो थी वो मल्टीटास्किंग कर रही थी, और उसकी वजह से शायद लॉ एंड ऑर्डर पे उतनी तवज्जो भी नहीं दी जा सक रही थी। तो अब CCD हमारी इसमें आ गई है, गवर्नमेंट की तरफ से पीरा फोर्स इसमें हो गई है। स्पेशल मैडम CM साहबा ने कल वो नारकोटिक्स के लिए फोर्स एक बना दी है। तो ये जितने भी अब पॉइंट्स जो वीक पॉइंट्स थे, इंशाल्लाह सब एड्रेस रहेंगे, सब के लिए जो है डिपार्टमेंट विजिलेंट रहेंगे, और चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ से। नहीं, वो तो वाकई हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट और इदारों की जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छी चल रही है। अभी हमने देखा कि मतलब इंक्रोचमेंट के लिए एक अलग फोर्स बनाई गई, वरना यहाँ भी पुलिस को यूटिलाइज किया जाता था। आप क्या देख रहे हैं कि फ्यूचर में पुलिस, जो एक पिछले रिवायती बेहिसी का कहीं इल्ज़ाम दिया जाता है पुलिस को, और बहुत सारे बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर उस्मान अनवर की एक क़यादत में आप पुलिस को किस तरह देख रहे हैं? सर, जिस तरह हमारे IGP साहब ने जो इनकलाबी इक़दामात पुलिस के वेलफेयर के लिए, ख़ास तौर पे हमारी प्रमोशंस के लिए, शहदा की फैमिलीज़ के लिए जो उठाए हैं, ये बिल्कुल एक हौसला हारी हुई एक फोर्स थी, जिसमें IG साहब ने एक नई जान डाली है, और दिलो जान से कांस्टेबल रैंक से लेके अप टू द अपर लेवल तमाम उनके दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, और एक मोटिवेशन, एक नए जज्बे के साथ अब अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने काम स्टार्ट किया है। इसमें ना सिर्फ खुद एहतसाबी और जज़ा और सज़ा का अमल भी बेहतर हुआ है, बल्कि हमारी परफॉर्मेंस भी बड़ी बेहतर हो रही है। और ये जो नए इदारे हमारे साथ उसमें हेल्प के लिए जो बन गए हैं, CCD फोर्सेज, मैंने आपको बताया, अब वो स्पेशल ब्रांच जिस तरह में हेल्प कर रही है, जो दूसरे दीगर सिस्टर एजेंसीज हैं, आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में पुलिस बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह, और सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर होगी इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी मोहसिन साहब की बातें, और वो बहुत पुरयकीन पुरुम्मीद नज़र आए कि पहले तो इस केस में कि जो मुलजिमान हैं उन्हें करार वाकई कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, और मुआशरे के लिए एक इबरत का निशान बनाया जाएगा। और दूसरा, मतलब वो अपनी फोर्स के हवाले से भी काफ़ी पुरुम्मीद नज़र आए
کہ وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ اسی فورس کو، جس سے بہت سارے گلے اور شکوے رہتے ہیں عوام کو، لیکن مطلب یہاں میں بھی عوام سے کہوں گا کہ خدا را کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہ ادارہ آپ کا ہے، یہ پولیس محکمہ آپ کا ہے اور یہ پولیس والے بھی آپ کے ہیں، تو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ان تک آ سکتے ہیں. کسی بھی انتہائی قدم کی طرف جانے سے پہلے یہ دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں تاکہ آپ کی داد رسی کی جائے. جی تو ناظرین، آج شاید اب تک کا سب سے مشکل انٹرویو ہے کہ آج وکاس کے چھوٹے چھوٹے سے یہ بچے ہیں جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. کوشش کرتا ہوں ان سے بات کرنے کی. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ سکلین وکاس. سکلین وکاس. کیا کرتے ہو؟ پڑھائی. کون سی کلاس میں؟ 9th کلاس. یہ مجھے دکھاؤ. آپ کا نام کیا ہے؟ تانیہ وکاس. آپ کیا کرتی ہو؟ میں پڑھائی کرتی ہوں. کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ 3 کلاس. 3 کلاس میں. بڑی ہو کے کیا بنو گے؟ فوجی. فوجی. زندہ باد. اور آپ کا نام کیا ہے؟ دعا وکاس. دعا وکاس. اچھا دعا وکاس. آپ بڑی ہو کے کیا بنو گے؟ پولیس. پولیس بنو گے. بابا یاد آتے ہیں؟ جی کیسے تھے بابا؟ بہت اچھے تھے. کیا باتیں سب سے زیادہ یاد آتی ہیں بابا کی؟ کیا کہتے تھے بابا؟ آپ کو گھمانے لے کے جاتے تھے؟ جی بہت جاتے تھے. ٹھیک ہے. آپ کو آئس کریم بھی کھلاتے تھے؟ ٹھیک ہے. اب آپ دعا کرتی ہو اپنے بابا کے لیے؟ جی. ٹھیک ہے. آپ نے مطلب باقی فوجی ڈاکٹر ہوتی ہیں، لڑکیاں کتنی پیاری لگتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے فورس میں جانا ہے اور اپنے بابا کا نام روشن کرنا ہے. جب وہاں آپ جائیں گی تو سب کیا کہیں گے کہ یہ تو اس بابا کی بیٹی ہے، وکاس. وکاس کی بیٹی ہے. تو جب وہ کہیں گی تو پھر آپ کے بابا بہت خوش ہوں گے. ٹھیک ہے. تو پڑھو گی نا آپ؟ جی. اور آپ دعا آپ بھی پڑھو گی؟ جی. شاباش. ویری گڈ. اور بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ حسن. حسن. یار بہت پیارا نام ہے آپ کا. آپ بھی پڑھتے ہو؟ کون سی کلاس میں؟ پلے. پلے گروپ میں. چلو. اچھا آپ بتاؤ یار، کیا کہو گے؟ ہمیں ہمارے پاپا کے لیے انصاف چاہیے. اللہ پاک آپ کو صبر دے. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو کر؟ فوجی. فوجی بننا چاہتے جی. ہو؟ تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دل لگا کر پڑھنا ہے، میرٹ پر آنا ہے، بہت اچھے سے نمبرز لینے ہیں، پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں رہے گی، فوج خود آپ کو بلائے گی. جی. اور جب آپ بڑے افسر بنیں گے تو اس آپ کے نام کے ساتھ آپ نے نام کیا بتایا؟ وکاس. آپ کے بابا کا نام وکاس ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ سکلین وکاس. سکلین وکاس. تو سکلین جب آپ کے بابا کا نام، جب آپ افسر بن جائیں گے جی. تو وہ آپ کے بابا کا نام بھی اونچا ہوگا. جی. تو پھر مطلب لوگ کہیں گے کہ یہ وکاس کا بیٹا ہے تو آپ کو اچھا لگے گا. تو اب آپ نے اپنی ماں کا سہارا بننا ہے جی. اور تعلیم نہیں چھوڑنا، جی. کیونکہ جب آپ تعلیم یافتہ ہوں گے پھر ایک اچھے مقام پر پہنچیں گے جی. اور اپنے باپ کا نام روشن کریں گے اور آپ کے بابا جہاں بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے. جی. ٹھیک ہے. جی. تو ناظرین، یہ چھوٹے چھوٹے بچے صرف اور صرف ہمارے اس سسٹم سے، ہمارے مطلب گورنمنٹ سے، ہمارے اداروں سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے والد کے لیے صرف انصاف چاہیے. تو خدا را انصاف دیجئے تاکہ معاشرہ ترقی کر سکے، تاکہ معاشرہ آگے چل سکے، ورنہ وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں جن معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا. کیا ہمارے معاشرے میں با اثر لوگوں کو ہر جرم کرنے کی اجازت ہے؟ کیا قانون سب کے لیے برابر نہیں؟ آج کا آپ نے پروگرام دیکھا، ہم نے مدعیان سے بات کرائی، پولیس کا موقف بھی لیا، لیکن یہاں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ جو لوگ بااثر ہوتے ہیں کیا ان کے لیے قانون وہ نہیں جو میرے لیے، آپ کے لیے ہے؟ تو یہ سوال میں معاشرے پر چھوڑے چاہتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو خوشیوں کا، امن کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.